वेरी स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है और आप सभी का एग्जाम जो है वो 31 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख को आप सभी का था लेकिन इसको कैंसिल करके जो है आप सभी का एग्जाम कर दिया गया है 31 तारीख को। और इसके लिए जो है आप सभी को 1 महीना का टाइमिंग मिल चुका है, लगभग 1 महीना का टाइमिंग है आपके पास, है ना। तो वही 24 से 25 दिन है। आप सभी जो है तैयारी को जोरों शोरों पर रखिए। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे डेली आपको एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। तो हम लोग आज जो करेंगे 2015 से जो है 2015 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर से, बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बायोलॉजी से आपको जो है 10 क्वेश्चन, 10 के अंदर में क्वेश्चन मिल जाएगा। 6 से 7 के अप्रॉक्सीमेट में आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे तो ये आपका सिलेबस है, आप लोग जानबे करते होंगे कि ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सिलेबस है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें से आपको क्या ज्वाइन करना है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। क्या टेलीग्राम से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, जो भी क्लास चलेगी उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। क्रैश कोर्स को मैंने फ्री कर दिया है आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिशें बहुत पसंद आएंगी। इसलिए अगर आपको कोशिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज और क्लासेस मिल सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी एक जठर ग्रंथि जो है, यानी जठर ग्रंथि एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। क्या एक ग्रंथि है जो कि जठर ग्रंथि नहीं है, बताइएगा। कार्डियक ग्रंथि यानी कार्डियक ग्लैंड, उसके बाद पाइलोडिक ग्लैंड, उसके बाद फर्डियक ग्लैंड, उसके बाद लार ग्रंथि। बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन जो है जो जठर ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों ये सभी जो है ये तीनों जो है ना, सबसे ABC ये तीनों क्या है, जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये आपको डी वाला ऑप्शन जो है ये आपको जठर ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि एक अलग ग्लैंड है। ठीक है, यह जो है एक अलग प्रकार का ग्लैंड है और इससे जो है लार रिलीज होता है। लार जो हमारे खाना भोजन में गिलापन जो आता है भोजन में, उसी को लार कहते हैं। जी में आप लोग को लार मुंह से लार आता होगा, आप लोग को पता होगा। कई लोगों को जो है मुंह से लार आने वाला बीमारी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाता है तो वो कृपया करके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, है ना। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लार ग्रंथि। क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है ये जठर ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बताइएगा। 1 पाई जाती है, 2 पाई जाती है, 3 पाई जाती है, 4 पाई जाती है। बताइए तो रंध्रों में जो है स्टोमाटा में द्वार कोशिकाओं यानी द्वार सेल जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो ये जो होती है दोस्तों, इसमें रंध्रों में जो है द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी, 2 होती है। द्वार कोशिकाओं की जो संख्या होती है, द्वार सेल की जो संख्या होती है दोस्तों, ये आपको 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, यदि एक मनुष्य क्या करा है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का यानी नर्वस सिस्टम का कौन सा तंत्र जो है, कौन सा तंत्रिका तंत्र का जो है कौन सा भाग यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है। नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग जो है क्षति हो जाता है, जिसके कारण जो है मनुष्य में जो है रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाती है। पर मस्तिष्क में क्षतिग्रस्त हो जाता है, अनुमस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाती है, मेरुरज्जु क्षतिग्रस्त हो जाती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा क्षतिग्रस्त हो जाती है। बताइए तो कौन क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उनके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर आप सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेरुरज्जु जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। नर्वस सिस्टम का मेरुरज्जु जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो उसमें जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स किसी के साथ हो रही हैं तो वो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह के साथ मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जैव गैस। क्या जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया समूह कौन सा है। यू बैक्टीरियम है, ऑर्गेनोट्रोप्स है, मिथेनोट्रोप्स है, उसके बाद मैथेनोजेन है। बताइए तो जैव गैस यानी बायोगैस जो का उत्पादन यानी प्रोडक्शन में जो प्रयुक्त जीवाणु होता है वो कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा।
तो जब बायोगैस प्रोडक्शन में जो है जीवाणु जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। आप लोग किस क्लास में पढ़े होंगे मैं बताऊं, आप लोग जो है ये 12th क्लास में पढ़े होंगे। कितना? 12th क्लास, 12वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है। बायोलॉजी अगर आप अच्छे टीचर के यहाँ पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेथेनोजेन हो जाएगा, क्या? मेथेनोजेन हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोजेन। चलिए अगला क्वेश्चन करा है रुधिर का यानी ब्लड का थक्का बनने, ब्लड का थक्का बनने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन है? तो ये भी आप लोग को पता ही होगा कि ब्लड का थक्का किस वजह से बनता है। तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ बनता है। जहाँ पे भी अगर कोई हमारे शरीर हमारे बॉडी में जो है कहीं पे कट लग जाता है या फिर हमारे बॉडी में कहीं पे नुचरा जाता है तो वहाँ पे जो है ब्लड आने लगता है और कुछ टाइम के बाद ब्लड आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? ब्लड थक्का बन जाता है और थक्का बनाने का काम कौन करता है? तो थ्रोम्बिन करता है। थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी रासायनिक पदार्थ है जो ब्लड कहीं पे कट जाता है तो वहां पे ये सभी रासायनिक पदार्थ बनते हैं और वहां पे जो है ब्लड को रोकने का काम करते हैं। अगर ब्लड को नहीं रोका जाए तो ब्लड जो है सारा ब्लड जो है हमारे बॉडी से बह जाएगा और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन हो जाएगा। थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन रहे तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से, क्या? निम्न में से कौन सा एंजाइम है बताइएगा। इसमें से निम्न में से ऐसा कौन सा एंजाइम जो है को एंजाइम है? क्या है? को एंजाइम, सॉरी मैं इधर लिखता हूँ, को एंजाइम है। क्या है? को एंजाइम है। बताइए तो कौन को एंजाइम है, बताइएगा आप लोग कौन को एंजाइम है। निम्न में से कौन जो है को एंजाइम है? निकोटिनेमाइड, उसके बाद राइबोफ्लेविन, उसके बाद पेंटोथेनिक अम्ल एसिड, ये सभी बताइए तो कौन जो है दोस्तों इनमें से को एंजाइम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये सभी जो है को एंजाइम ही है। क्या? ये सभी को एंजाइम है, ठीक है। याद रखिएगा को फैक्टर को एंजाइम आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेन है ना, है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाई जाती है यानी कोशिकाओं में पाई जाती है। बताइए तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। सेंट्रोसोम है, परऑक्सियोसोम है, राइबोसोम है, केंद्रक है। बताइए तो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम जो है, राइबोसोम है ना, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। क्या? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है कौन? राइबोसोम, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करा है माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न है क्योंकि उनमें जो है नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है बताइएगा। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जिसमें माइकोप्लाज्मा जो है माइकोप्लाज्मा जीवाणु से अलग है। क्यों अलग है? क्यों अलग है बताइए। क्योंकि उसमें जो है क्या पाई जाती है? कोशिका कला पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए ये माइकोप्लाज्मा जो है जीवाणु से अलग है। उसका कोशिका भित्ति पाई जाती है, डीएनए पाई जाती है। यानी माइकोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से जो है जीवाणु से वो अलग होता है। यानी जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में जो है आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु से जो है भिन्न है। किस तरीके से भिन्न है बताया आपको? ये भिन्न है दोस्तों आपको किस तरीके से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो है माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जीवाणु में जो है कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्या? कोशिका भित्ति जो है माइकोप्लाज्मा में जो है प्लाज्मा में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जीवाणु में जो है ये माइकोप्लाज्मा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और कह रहा है मादा में लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा देता है। मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा देता है यानी मादा यानी फीमेल में जो है सेक्सुअल मतलब एक्साइटमेंट जो होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ावा देने का काम जो है कौन हार्मोन करता है? एंड्रोजन हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एक बार में हम कह देते हैं कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन होता है बताइए तो। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन होता है? एक ही बार में मैं बता देता हूँ।
फीमेल सेक्स हार्मोन जो है ये कौन होता है, बताइए आप लोग। फीमेल सेक्स हार्मोन जो है ये कौन होता है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का मतलब यही है कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन है, जो कि लैंगिक लक्षण जो आता है ये किसके वजह से आता है, फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से ही ना। फीमेल में जो है सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो आता है वो किसके वजह से आता है, तो ये आता है आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो मेल में लाता है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल में लाने का काम करता है। ठीक है, ये जो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन तो मेल में होता है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये फीमेल में सेक्स हार्मोन का काम करता है। ये चीज़ आपको पता ही होगा, और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट लाने का काम करता है फीमेल में। ठीक है, चलिए इसका याद रखिएगा, सी नंबर आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, बताइए तो ऐसा कौन सा रोग है, बीमारी है, डिजीज है जिसके जो कि जीवाणु के द्वारा फैलने का काम करता है। चेचक, खसरा, रेबीज वायरस से ही रेबीज नामक बीमारी होता है जो कुत्तों में होता है, डीओजी में होता है। ठीक है, डी में कर रहा है क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग कौन है, बताइएगा। जीवाणु जनित रोग जो है दोस्तों टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये आपको जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा ये ट्यूबरक्लोसिस रोग फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस रोग। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ट्यूबरक्लोसिस रोग किस चीज की वजह से फैलता है, तो जीवाणु के द्वारा, और जीवाणु जनित रोग इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए मरुद्भिद पौधे का लक्षण नहीं है, बताइएगा। मरुद्भिद पौधे का जो है लक्षण नहीं है, क्या लक्षण जो है मरुद्भिद पौधे का नहीं है, बताइए तो। मरुद्भिद पौधे का जो लक्षण है वो नहीं है, क्या नहीं है, मरुद्भिद पौधे में विकसित जड़ नहीं होते हैं, वायुतक नहीं होते हैं, मोटा रंध्र यानी स्टोमाटा होते हैं, और ये सभी होते हैं। बताइएगा मरुद्भिद पौधे का लक्षण नहीं है, ये सभी लक्षण नहीं है क्या, तो बताइए इसमें से कौन लक्षण नहीं है मरुद्भिद पौधे का। तो ये जो होते हैं दोस्तों मरुद्भिद पौधे का जो लक्षण नहीं होते हैं ये आपको होते हैं क्या, मरुद्भिद पौधे में जो है ये लक्षण जो नहीं होते हैं, ये वायुतक जो है मरुद्भिद पौधे में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, गैम्ब्यूसिया क्या हो जाएगा, गैम्ब्यूसिया है क्या, गैम्ब्यूसिया है क्या है, मच्छर के लार्वा खाने की मछली है, उसके बाद कचरे पर परजीवी है। गैम्ब्यूसिया क्या है ये आपसे पूछ रहा है ना, गैम्ब्यूसिया क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गैम्ब्यूसिया जो है दोस्तों ये क्या है, तो गैम्ब्यूसिया जो है ये मच्छर के लार्वा खाने की एक मछली है, क्या है, मच्छर के एक लार्वा खाने की मछली जो है गैम्ब्यूसिया है। ठीक है, और गैम्ब्यूसिया क्या है ये पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, मच्छर के लार्वा खाने की मछली को जो है गैम्ब्यूसिया कहा जाता है, और गैम्ब्यूसिया एक ऐसी मछली है जो कि मच्छर के लार्वा को खा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये जो कर रहा है, सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है। ठीक है, लैंगिक संचारित रोग है कि यह किसके कारण से होता है, बताइए तो किसके कारण से होता है, तो ये क्या है दोस्तों बताइएगा। सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है, यह किसके कारण से होता है। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STDs रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और यह किसके कारण से होता है। इसमें क्या होता है, सिफिलिस रोग में जो है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो भी अगर फीमेल में होता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जो है बड़े बड़े घाव का निर्माण हो जाता है, और इस घाव से जो है बहुत ज़्यादा जलन होता है। क्या होता है, जलन होता है। अगर मेल में होता है, कोई भी मेल में ये बीमारी सिफिलिस अगर हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जो है शीर्षण पे यानी पेनिस पे जो है बड़े बड़े घाव का निर्माण हो जाता है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा जलन फील होता है आदमी को। यानी मेल में अगर होता है तो उसमें जलन होगा, फीमेल में होता है तो फीमेल में भी जलन फील होगा। तो ये जो है सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है यानी STDs है, और इस यह जो है किसके कारण से होता है, तो ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये किसके कारण से होता है बताता हूं मैं। तो ये जो होता है दोस्तों ये किसके कारण से होता है, सिफिलिस एक जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो होता है क्या हो जाएगा, ट्रिपोनेमा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक एक क्या है बैक्टीरिया है, जिसके कारण से ये सिफिलिस रोग होता है। STDs में जो आता है 4 गो बीमारी आता है, एगो एड्स आता है, एड्स सबसे खतरनाक है, उसके बाद सिफिलिस है, उसके बाद गोनोरिया है, और एक और है दोस्तों कौन सा है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, और एक और है दोस्तों जिसका नाम मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है रेड डाटा पुस्तक है, रेड डाटा पुस्तक तो आप लोग एक ही बार में टिक कर दीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दे ही दिए होंगे कि एक ऐसी पुस्तक है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त जातियों की सूची होती है, दुर्लभ तथा विलुप्त जातियों की जो है सूची होती है। ये तो आप लोग एक ही बार में टिक कर रहे होंगे।
चलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है हमको। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंडवाहिनी ओविडक्ट के शल्य यानी डॉक्टर की क्रिया के द्वारा जो है निष्कासन तथा काटने व बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए दोस्तों, ओवम अंडवाहिनी को रहा है। अंडवाहिनी नली क्या किस में होता है? तो फीमेल में होता है ना। फीमेल में अगर ये होता है अंडवाहिनी नली को काट के बांध दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है पता है आपको? एक ही बार में मैं बता देता हूँ। इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। और मेल में जो अगर मतलब ट्यूब को काट दिया जाता है, मेल में जो है टेस्टिस और श्रिसन के रास्ते जो ट्यूब आता है उस ट्यूब को अगर काट के बांध दिया जाता है ना, मतलब स्पर्म ट्यूब को जो काट के बांध दिया जाता है तो उसको जो है वयस्कोटोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयस्कोटोमी। यहाँ पे इसको वयस्कोटोमी जो है मेल में होता है और फीमेल में जो है ये ऑपरेशन के माध्यम होता है, जिसको ऑपरेशन कहते हैं। फीमेल में जो ऑपरेशन होता है ना, ये ट्यूबेक्टोमी होता है। और इसमें जो है क्या काम किया जाता है पता है? ट्यूबेक्टोमी में फीमेल के जो अंडवाहिनी नली यानी कि ओविडक्ट जो होता है उस नली को काट के और बांध दिया जाता है, ठीक है। जिसके वजह से जो है ओवम का निर्माण जब अंडाणु में होता है तो अंडाणु में जो ओवम का निर्माण होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे जो है क्या होता है कि ना ही वो ओवम जो है अंडा जो है मतलब यहाँ पे आ पाएगा, कहाँ पे तैरते हुए यहाँ यूटेरस में आएगा, और ना ही ये मेल वाला स्पर्म जो है वहाँ मेल वाला स्पर्म तजेबे करेगा वहाँ पे, ठीक है। फीमेल का जो ओवम होता है वो जब यहाँ पे यूटेरस में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और स्वाभाविक सी बात है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से होगा। तो ये दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो वयस्कोटोमी जो है मेल में होता है, नसबंदी जिसको कहते हैं, और इसमें जो है फीमेल में जो है ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन जो है, थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, थाइमस ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। बताइए तो किसके द्वारा रिलीज होता है? तो ये जो है आपको थाइमोसिन हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है पता है आपको? ये आपको रिलीज होता है डियर लवली फ्रेंड्स, ये होता है कहाँ से? ये हो जाता है आपको थाइमस ग्लैंड से। कहाँ से? थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है आपको 2017 में, कब 2017 का ये टोटल क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ठीक है। आप लोग इसीलिए एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, कर रहा है पेशियों में पाए जाने वाला, क्या कर रहा है? पेशियों में पाए जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ कौन सा है? बताइए तो संग्रहित खाद्य पदार्थ जो है ये कौन सा है? प्रोटीन है, फॉस्फोजन है, फॉस्फोजन है, उसका लिपिड है, उसका ग्लाइकोजन है। बताइए तो दोस्तों पेशियों में पाए जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेशियों यानी मांसपेशियों में जो संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। पेशियों में जो संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है ये आपको ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। इसके रूप में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है शरीर की सबसे लंबी अस्थि। यार ये तो क्वेश्चन आप लोग एक ही बार में टिक कर दोगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर 2021 में पूछ दिया, जिस तरीके से 17 में पूछा है, जिस तरीके से 17 में पूछा है, अगर ये क्वेश्चन जो है 2022 में अगर पूछ दे तो आप लोग हिला दीजिएगा एकदम से 400 450 मार्क्स लेके आइएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग एक ही बार में टिक कर रहे हैं, इसको जवाब देने की जरूरत नहीं है मेरे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, ठीक है। यानी जांग की हड्डी जो होती है सबसे लंबी अस्थि होती है, बोन होती है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे हम। अगला क्वेश्चन कर रहा है मस्तिष्क ह्यूमन के ब्रेन में ताप कंट्रोल सेंटर जो है कौन है? बताइएगा ह्यूमन के मस्तिष्क में जो है ताप नियामक केंद्र जो है कौन है? हाइपोथैलेमस है, अनुमस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए तो कौन है? मनुष्य के मस्तिष्क में जो है ताप कंट्रोल सेंटर कौन है? बताइएगा। तो ये जो है सेंटर दोस्तों ये आपको कौन है पता है? हाइपोथैलेमस ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ये हाइपोथैलेमस जो है ताप को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे ब्रेन में जो है टेम्परेचर को नियत बनाए रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के कार्डियक साइकिल का समय कितना है? बताइए तो मनुष्य के कार्डियक साइकिल का समय कितना है? सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 0.3 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.1 सेकंड। बताइए तो मनुष्य में कार्डियक साइकिल का समय कितना है? यानी
कितना सेकंड में जो है एक साइकिल पूरा हो जाता है, कार्डियक साइकिल। कार्डियोलॉजिस्ट जो बनता है डॉक्टर, उस सबको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, कार्डियो के बारे में। कार्डियो यानी कि हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जितना भी प्रॉब्लम होता है हार्ट से रिलेटेड वो सभी जो है कार्डियोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कार्डियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग एक ही बार में टिक कीजिएगा, हार्ट के बारे में, ठीक है, हार्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर एक्यूरेट जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको 0.8 सेकंड। क्या हो जाएगा? 0.8 सेकंड। और लगभग मैं बता दूं तो यहाँ पे 0.6 से, अगर 0.6 से 1 सेकंड रहे तो आप लोग टिक कर दिएगा, वरना 0.8 रहे तो भी आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आई होगी। आपको ये क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।